Hello everyone, welcome to our channel. We are going to continue the series of Insight IS Daily Current Affair and PIB analysis or the PIB summary of 3rd of November 2020. Before starting this video, there are few instructions that um, yesterday I was unable to upload the video of a The Hindu analysis. Most probably from next week I will continue the series. There are some issues, so I am not possible to upload the videos on The Hindu analysis. But our Inside IS Daily Current Affair, okay, this will be continue regularly. Okay, तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है, देर आर 4 टॉपिक्स दैट आर फ्रॉम द GS2 पेपर. देर इज़ 1 टॉपिक फ्रॉम GS3 पेपर एंड फैक्ट रिलेटेड टू prelims. There are 5 topics that we are going to cover today. So starting the news which covers the topic separation of a power between various organ dispute redressal mechanism and the institution. This is news from the general studies paper 2. तो न्यूज़ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिलेटेड. रिसेंटली एक इशू देखा जाए, ठीक है, क्या हुआ है, जो जो चीफ मिनिस्टर है जगन रेड्डी, ठीक है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही हैज़ रिटर्न टू द CJI, ठीक है, CJI दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज शरद बोबदे, उनको लिखा है एंड ही एलिक दैट द आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट है, ठीक है, ही वॉज बींग यूज टू डिस्टेबिलाइज एंड टॉपल बाय माई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है कि जो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट है वो कुछ ऐसा कर रही है जिसके वजह से हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्टेबल हो रही है, ठीक है. उसके बिहाफ में क्या हुआ है, फॉलोइंग दिस एक लॉयर ने एक लेटर लिखा है टू द AG, ठीक है, अटॉर्नी जनरल को लेटर लिखा है सीकिंग हिज कंसेंट टू इनिशिएट अ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रेड्डी, ठीक है. देखो अभी जो उन्होंने हाई कोर्ट के अगेंस्ट बोला है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट का केस लगता है जगन मोहन रेड्डी के अगेंस्ट, ठीक है. तो इसके रिलेटेड आप जो है जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, उनके जो अगेंस्ट में जो है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग अंडरगो करे, ऐसा जो है अटॉर्नी जनरल को लेटर लिखा है एक लॉयर ने, ठीक है. तो अभी ये हो गया न्यूज़ का कंटेक्स्ट. अब क्या हुआ है, जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने डिक्लाइन किया है जो कंसेंट था रिलेटेड टू इनिशिएटिंग द कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट द आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, ठीक है. तो आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जो कंटेम्प्ट का केस रिलेटेड इशू था, ठीक है, प्रोसीडिंग करने का, उसको जो है अटॉर्नी जनरल ने रिजेक्ट किया है, ठीक है. अभी अटॉर्नी जनरल के बारे में बताना चाहूँगी, ठीक है. अटॉर्नी जनरल, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 76 में, ठीक है, 76 में 6 में मेंशन है एंड ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री and attorney general is appointed by the president and he must be a person who is qualified to be appointed a judge of a supreme court, ठीक है. In other words, he must be the citizen of India and he must have been the judge of some high court for a 5 year or a advocate of some high court for a 10 year or a eminent jurist in the opinion of the president, and these are the condition for the appointment of a attorney general, ठीक है, मेंशन इन द आर्टिकल 76 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. ये हमने देख लिया. अभी कंटेम्प्ट क्या होता है उसके बारे में बताती हूँ कि जब कंटेम्प्ट का लॉ किसी भी पर्सन पे लगता है, ठीक है, ठीक है, कंटेम्प्ट लॉ इज यूज टू पनिश दोज हु डू नॉट रिस्पेक्ट द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर को रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है. कोई भी एकदम जो अगर उसने स्पीच दी, ठीक है, इफ इन अ रिटन फॉर्मेट और इन द स्पोकन फॉर्मेट, इफ इट लोअर द डिग्निटी ऑफ अ कोर्ट और इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ जस्टिस, देन द कंटेम्प्ट का जो केस है वो पर्टिकुलर पर्सन पे लगता है, ठीक है. कंटेम्प्ट जो है 2 टाइप का होता है, एक सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, ठीक है. अगर सिविल कंटेम्प्ट के देखा जाए, ठीक है, सिविल कंटेम्प्ट इज अ विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर और द जजमेंट और अ विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट, ठीक है. विलफुली किसी पर्सन ने अगर डिसोबीडियंस दिखाया हो कोर्ट पे, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर पे, या विलफुली ब्रीच किया हो जो भी अंडरटेकिंग होती है गिवन बाय द कोर्ट, उसको हम सिविल कंटेम्प्ट में बोलते हैं. और जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, ठीक है, रिटन और द स्पोकन वर्ड और एनी एक्ट दैट स्कैंडलाइज द कोर्ट, ठीक है, जो भी स्कैंडलाइज करता है या लोअर करता है ऑथोरिटी, ठीक है, और प्रिजुडाइज और इंटरफेयर इन द ड्यू कोर्स ऑफ अ जुडिशियली प्रोसीडिंग, ठीक है, और कुछ ऑब्स्ट्रक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, ठीक है, इन द रिटन और द स्पोकन वर्ड फॉर्मेट, उसको हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट में बोलते हैं, ठीक है. अभी ये जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट या जो सिविल कंटेम्प्ट है, ठीक है, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है, उसको कहाँ पे मेंशन है, ठीक है, इसके रिलेटेड जो प्रोविजन है वो देखते हैं, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजन मेंशन है देखा जाए तो आर्टिकल
129 एंड 215, ठीक है, वो दोनों मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कि वो पनिश कर सकते हैं किसी भी पर्सन को इन रिस्पेक्ट टू द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 129 जो है सुप्रीम कोर्ट का है और आर्टिकल 215 जो है वो हाई कोर्ट का है। उसके साथ साथ जो सेक्शन मेंशन है, ठीक है, सेक्शन 10 ऑफ अ कंटेम ऑफ अ कोर्ट एक्ट 1971 वो भी डिफाइन करता है कि जो हाई कोर्ट है उनके पास पावर है कि वो पनिश करे कंटेम ऑफ इट्स सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, also include the contempt of a court as a reasonable restriction on the freedom of a speech and expression under the article 19, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि आर्टिकल 19 हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, पर जो है इस आर्टिकल में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं और ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिलेटेड भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब एक कुछ पॉइंट है जो हमें नोट करना नेसेसरी है कि देखो अभी यहाँ पे अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ने डिक्लाइन किया है जो भी प्रोसीडिंग है, ठीक है, उन्होंने डिक्लाइन किया है कि जो कंटेक्स है मतलब जो कंटेम्प्ट का केस है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अगेंस्ट नहीं लगेगा, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। ही हैज़ डिक्लाइन द कंसेंट टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग ऑफ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट है कि देर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास नेसेसरी ऐसा नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि, ठीक है, एक भी जो भी मैटर हो, ठीक है, अटॉर्नी जनरल का कंसेंट लगे कि कुछ भी जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है उसके प्रोसीडिंग के लिए अटॉर्नी जनरल का कंसेंट नेसेसरी है, ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट के लिए रिक्वायर नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट नोट करने लायक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ जो कवर करती है टॉपिक सेपरेशन ऑफ अ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। न्यूज़ है एससी पैनल क्वेश्चन सेटिंग अप अ स्पेशल कोर्ट टू ट्राई अ एमपीज, ठीक है। तो कंटेक्स्ट क्या है, 3 जजेस कमेटी, ठीक है, ऑफ अ मद्रास हाई कोर्ट, उन्होंने क्वेश्चन किया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रिलेटेड, ठीक है, किसके रिलेटेड, जो स्पेशल कोर्ट टू एक्सक्लूसिवली ट्राई MPs एंड MLAs फॉर वेरियस क्राइम, ठीक है। तो स्पेशल कोर्ट सेटअप किए जाते हैं टू डील विद द मैटर्स ऑफ MPs एंड MLAs क्राइम, ठीक है। उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे क्वेश्चन अराइज किया है मद्रास हाईकोर्ट के 3 जज कमेटी ने, ठीक है। तो उनका, ठीक है, अभी इस न्यूज़ में हम पॉजिटिव पॉइंट भी देखेंगे कि क्यों हमें स्पेशल कोर्ट होना चाहिए और नेगेटिव पॉइंट भी देखेंगे कि क्यों स्पेशल कोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वाई सेपरेट कोर्ट शुड नॉट बी सेटअप, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि सेपरेट कोर्ट या स्पेशल कोर्ट क्यों नहीं होना चाहिए टू डील विद द मैटर रिलेटेड टू द MPs एंड MLAs, ठीक है। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोर्ट जो है वो ऑफेंस सेंट्रिक होना चाहिए, ना कि ऑफेंडर सेंट्रिक, ठीक है। क्या ऑफेंस है कि क्या गलती है, क्या उन्होंने जुर्म किया है, उस पर सेंट्रिक होना चाहिए, ना कि किस पर्सन ने किया है। सेकंड ऐसा है कि जो स्पेशल कोर्ट है वो इट कैन बी ओनली कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टैट्यूट मतलब लॉ, ठीक है, लॉ या किसी रूल के थ्रू ही सेट होना चाहिए, ना कि कोई एग्जीक्यूटिव और जुडिशियली थ्रू उसका सेटअप होना चाहिए, ठीक है। ऐसा 2 रीज़न दिया है कि क्यों सेपरेट कोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेंशन है कि जो हाई कोर्ट कमेटी है, ठीक है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 12 स्पेशल कोर्ट का जो है सेटअप किया जाए, ठीक है, टू डील विद द एक्सक्लूसिवली ट्रायल्स, ठीक है, किसके, क्रिमिनल जो पॉलिटिशियन है अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। उसी के बिहाफ में जो है अभी इतने दिनों बाद, ठीक है, 2017 अभी ऑब्वियसली 2020 बहुत सालों बाद बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है 3 जो बेंच है ऑफ एपेक्स कोर्ट, उन्होंने ये मैटर को लिया है, ठीक है। इस पर कुछ उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया है, ठीक है। अभी क्या है, हम पहले बता दिया कि क्यों सेटअप नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हमने देख लिया। अभी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ देखना चाहिए कि क्यों हमें स्पेशल कोर्ट का सेट करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि पेंडेंसी ऑफ अ केसेस रिलेटेड देखा जाए तो मोर देन 4000 जो केसेस है, ठीक है, पेंडिंग है अगेंस्ट द लेजिस्लेचर पूरे कंट्री में, ठीक है। तो उसमें से नंबर देखा जाए जितने भी MPs है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर रिलेटेड केसेस 2556 है। इससे हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो केसेस है हमारे लेजिस्लेटर के अगेंस्ट में है, ठीक है।
और वे केसेस जो है मोस्टली इंक्लूड करते हैं करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, डैमेज ऑफ अ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड डिफेमेशन एंड द चीटिंग। उसके साथ साथ लार्ज नंबर ऑफ केसेस जो है आर रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ अ सेक्शन 188 ऑफ अ आईपीसी। इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 188 का वायलेशन रिलेटेड भी काफ़ी सारे केसेस लगा है, ठीक है। वहाँ पे क्या मेंशन है, फॉर द विलफुल डिसोबीडियंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रोमलगेटेड बाय द पब्लिक सर्वर, ठीक है। और ज़्यादातर ज़्यादा केसेस, ठीक है, अभी जो भी केसेस होते हैं किसी भी पर्सन पे लगते हैं तो ऑब्वियसली एक प्रोसीडिंग होती है, ठीक है, एफआईआर से ठीक है, एफआईआर एक स्टेज होती है, उसके बाद काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो केसेस है रिलेटेड टू द लेजिस्लेटर या एमपीज या एमएलएस, वो सारे जो केसेस है देखे जाए तो अपीयरेंस स्टेज में है, और कुछ तो ऐसे है कि नॉन बेलेबल वारंट भी है, ठीक है। इशू तो किया है कोर्ट के थ्रू पर उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया है, ठीक है। अभी देख सकते हैं कि हमें पता है कि ऑनगोइंग इलेक्शन होने वाले, ठीक है, इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में। उसमें देखा जाए तो 89% जो है असेंबली कंस्टिट्यूंसी हैव 3 और मोर कैंडिडेट, ठीक है। इनमें से 89% जो ऑब्वियसली हर एक इलेक्शन जहाँ पे होता है, हर एक कंस्टिट्यूंसी होते हैं, उसमें से जो 89% कंस्टिट्यूंसी है उनमें से 3 से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देमसेल्फ। क्योंकि हमें जैसे पता है कि कोई भी पॉलिटिशियन, ठीक है, जब भी इलेक्शन में खड़ा होता है उसको जो है उस पर अगर कोई क्रिमिनल केस हो, ठीक है, उस पर कोई भी केस हो तो उसको नोटिफाई करना पड़ता है पब्लिक को। तो देखा जाए तो इतने जो है 89% कंस्टिट्यूंसी में 3 से या 3 से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है क्रिमिनल केसेस। इनसे हमें पता चल सकता है कि क्यों हमें नीड है कि स्पेशल कोर्ट होने चाहिए, ठीक है। अभी वे आउट क्या है या वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहला है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको खुद से ही रिफ्यूज़ करना चाहिए ऐसे जो पॉलिटिशियन है, ऐसे जो मेंबर्स है उसको टिकट देने के लिए। सेकेंड है कि जो आरपी एक्ट दैट इज़ रोपा दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट ईयर 1951, ठीक है, 1951 इट इज़ अ एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ अ हाउसेस ऑफ अ पार्लियामेंट एंड टू द हाउसेस ऑफ अ लेजिस्लेशन ऑफ अ ई स्टेट, ठीक है। काफ़ी सारे जो कंडक्ट ऑफ अ इलेक्शन रिलेटेड जो प्रोविजंस है रोपा एक्ट दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंशन है, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट लाके, ठीक है, जो भी पर्सन हिनस क्राइम में इंक्लूडेड हो उसको उसके जो केसेस है, ठीक है, आर पेंडिंग फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शन, ठीक है, उसको कंटेस्ट नहीं करना देना चाहिए इलेक्शन में, ठीक है, ऐसा भी एक प्रोविजन ऐड करना चाहिए, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का सेटअप होना चाहिए और जो भी मैटर है लेजिस्लेचर के उसको क्विकली हैंडल करना चाहिए, ठीक है। एक ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, ठीक है, जितनी भी कैंपेनिंग होती है, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी सारी कैंपेनिंग होती है, ठीक है, उसमें एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, कितनी फाइनेंशियल अमाउंट वो खर्च करते हैं उस पर, ठीक है। उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनके पास एक प्रॉपर पावर होनी चाहिए जो कि वो ऑडिट कर पाए जो भी फाइनेंशियल अकाउंट है ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज। इस तरीके से वे फॉरवर्ड यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कैन स्टेट रिफ्यूज टू इम्प्लीमेंट सेंट्रल लॉ, ठीक है, स्टेट के पास पावर है कि कुछ सेंट्रल लॉ जो है वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं क्या। तो रिसेंटली क्या हुआ है, राजस्थान पास बिल टू स्टॉल द सेंट्रल फार्म बिल, ठीक है। सेंटर ने काफ़ी 3 फार्म बिल लाया है, ठीक है। ये 3 जो फार्म बिल है उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैं विजय नायक का जो कंपाइलेशन है कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे इकोनॉमी का सेक्शन जो है वहाँ पे तीनों बिल का जो है कंप्लीट डिटेल एनालिसिस हम वहाँ पे देखने वाले, तो आप ज़रूर वो वीडियो देखना, कुछ दिन में वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़ तो सेंट्रल के फार्म रिलेटेड बिल ही, ठीक है, फार्म बिल रिलेटेड ही है पर कंटेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो राजस्थान ने क्या किया है, उन्होंने एक बिल पास किया है टू स्टाइल द सेंट्रल फार्म बिल, ठीक है। द थ्री बिल्स प्रिटेनिंग द स्टेट अमेंडमेंट टू द सेंटर स्टैचूज, ठीक है। सेंटर के जो रूल है सेंटर फार्म रिलेटेड, ठीक है, जो उन्होंने लॉ लाया है उस पर कुछ अमेंडमेंट स्टेट थ्रू किया जा रहा है, ठीक है। और उनका उन्होंने नाम दिया है फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स promotion and facilitation Rajasthan Amendment Bill 2020. Second one is Farmer Empowerment and Protection Agreement on a Price Assurance and the Farmer Services Rajasthan Amendment Bill 2020. And third one is a Essential Commodity Special Provisions and Rajasthan Amendment Bill 2020, ठीक है। अभी मेन इशू क्या है, ठीक है, 3 एग्रीकल्चर बिल जो आए हैं, ठीक है, आर क्लियरली इन्फ्रिंज्ड ऑन द स्टेट राइट टू लेजिस्लेट, ठीक है। राइट टू लेजिस्लेट पे कहीं ना कहीं ब्रीच ला रहा है ये जो 3 एग्रीकल्चर बिल लाए हैं, ठीक है। देखा जाए द मेन सब्जेक्ट ऐसा है कि एग्रीकल्चर और जो मार्केट है वो स्टेट सब्जेक्ट में मेंशन है एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ सेक्टर का हमें जैसे पता है काफ़ी सारे सेक्टर्स होते हैं, कुछ सेक्टर सेंटर लिस्ट में आते हैं, कुछ सेक्टर स्टेट लिस्ट में आते हैं और कुछ सेक्टर जो है
सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कुछ सेक्टर कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो देखा जाए तो एग्रीकल्चर और मार्केट जो है स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है, जो मेंशन है 7th शेड्यूल में। उसके साथ साथ देखा जाए कि फूड आइटम्स जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। Central government infringe in its way into the legislation by misconstructing its authority on a food item as a subject of a concurrent list. However, food and agriculture product are distinct category, as many agriculture product in their raw form are not the food item and vice versa. ठीक है, देखा जाए तो एग्रीकल्चर और मार्केट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है और जो फूड आइटम है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट का पार्ट है। एक ध्यान में रखना कि फूड आइटम और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में डिस्टिंक्ट कैटेगरी होती है, जैसे कि फूड आइटम, जो फूड एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं जो रॉ फॉर्म में होते हैं उसको हम फूड आइटम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, आप नोट कर देना, ठीक है। अब क्या है, व्हाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन से ऑन दिस। तो एग्रीकल्चर देखा जाए इट इज़ अ स्टेट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो एंट्री दी है कॉन्करेंट लिस्ट की 33 नंबर, ठीक है, एंट्री 33 जो प्रोवाइड करती है सेंटर को और स्टेट को पावर कि वो कंट्रोल करे, कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर। दस हम बोल सकते हैं कि व्हेन द स्टेट वांट टू अमेंड द सेंटर का लॉ, ठीक है, सेंटर का लॉ को अमेंड करना हो स्टेट को, तो क्या कर सकते हैं वो, ठीक है, किसी भी आइटम पे जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो उनको एक क्लियरेंस लगता है सेंटर के थ्रू, ठीक है। स्टेट को अगर कोई भी अमेंडमेंट लाना हो सेंटर के एक्ट के लिए, उसके साथ साथ अगर स्टेट और सेंटर के कुछ लॉ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हो, ठीक है, ऑन सेम सब्जेक्ट, तब जो पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में किया हुआ कुछ भी जो बिल है या जो लॉ है वो पास किया है उसको प्रिवेलेंस या उसको प्रिवेल करते हैं। Why the constitution has emphasized such an agreement? This is an agreement emphasized as most parliament apply to the whole of India, and the state amending the central law indiscriminately could lead a inconsistency in different region on the application of a same law. Obviously देखो अगर पार्लियामेंट या सेंटर का जो लॉ है वो पूरे इंडिया में लगता है, अगर स्टेट उस लॉ में कुछ अमेंडमेंट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक इनकन्सिस्टेंसी अराइज कर सकती है डिफरेंट रीजन में ऑन द अप्लीकेशन ऑफ अ सेम लॉ। अगर कोई भी मैटर जो इनकन्सिस्टेंसी रेज कर रहा हो इन केस ऑफ अ ट्रेड और कॉमर्स, देन दिस कुड राइज अ सीरियस प्रॉब्लम। एंड ठीक है, अभी ये तो हो गया, पर अभी स्टेट क्या कर सकती है, दूसरे ऑप्शन स्टेट के पास क्या है कि अगर उनको लॉ इम्प्लीमेंट नहीं करना हो सेंटर का, तो आर्टिकल 131 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जो प्रोवाइड करता है एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट कि जो भी मैटर हो स्टेट और सेंटर के बीच में उसको रिजॉल्व करे। और आर्टिकल 254(2), ठीक है, क्लॉज 2 में मेंशन है कि वो एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो पास करे कोई भी लेजिस्लेशन विच नेग्लेक्ट द सेंटर एक्ट इन द मैटर इन्यूमिनेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, एंड द स्टेट लेजिस्लेशन पास अंडर द आर्टिकल 254 क्लॉज 2 रिक्वायर द एसेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दो ऑप्शन है स्टेट के पास। उसके साथ साथ रीडिफाइनिंग द स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट, और एक दूसरा वे है, उसमें क्या है, टू पास अ स्टेट लॉ दैट रीडिफाइन द स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट एज अ ट्रेड एरिया दैट इज स्पेसिफाइड इन द सेंट्रल लॉ, ठीक है, वो रीडिफाइन करे, ठीक है, स्टेट ऐसा कुछ पास करे, लॉ पास करे जो वहाँ पे वो रीडिफाइन करे स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट को, ठीक है, एज अ ट्रेड एरिया दैट इज स्पेसिफाइड इन द सेंट्रल लॉ, ठीक है। स्टेट का एग्रीकल्चर मार्केट क्या होता है, इट इज़ अ प्लेस वेयर द फार्मर सेल्स द प्रोड्यूस, ठीक है। इस तरीके से दो ऑप्शन है, ठीक है, ये दो को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, ये दो या ये वाला भी एक ऑप्शन है, ठीक है। ये तीन ऑप्शन है कि स्टेट कुछ वर्क कर सकता है, ठीक है, अगर उनको जो सेंटर के लॉ है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना हो उसके रिलेटेड, ठीक है। वंस द नोशन ऑफ अ स्टेट मार्केट इज इक्विवेलेंट टू द सेंट्रल नोशन, ठीक है, सेंटर के नोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मतलब इक्विवेलेंट हो गया स्टेट का मार्केट, ठीक है, तो अब क्या हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन ईजिली एड स्पेसिफिकेशन एंड एड अ एडिशनल मेजर्स, ठीक है। स्टेट law can include a provision that say the MSP will applicable to all state agriculture market, ठीक है। स्टेट लॉ बता सकता है कि कोई भी प्रोविजन, ठीक है, MSP रिलेटेड वो अप्लीकेबल रहेंगे स्टेट मार्केट के लिए। since the state market are equivalent to the central notion on the trade area, a state clause will be automatically applicable on the trade area that is mentioned in the central bill, true, ठीक है। सेंट्रल बिल में जो भी एरियाज मेंशन है, ठीक है, जब स्टेट का मार्केट इक्विवेलेंट हो जाता है सेंटर मार्केट के नोशन के अकॉर्डिंग, तो जो भी ऑटोमेटिकली जो भी प्लेसेस मेंशन है
सेंट्रल बिल में वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाते हैं जो भी स्टेट के क्लॉजेस है उस एरिया में, ठीक है। थर्ड क्या है, सिंस देयर इज नो रेफरेंस टू द सेंट्रल बिल अबाउट एमएसपी द क्वेश्चन ऑफ इनकन्सिस्टेंसी डज नॉट अराइज एट ऑल, ठीक है। एमएसपी रिलेटेड कुछ क्लॉज वहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी इनकन्सिस्टेंसी रिलेटेड क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से हमने ये जो न्यूज़ है वो कवर कर ली। अब नेक्स्ट न्यूज़ है व्हाट इज़ एक्स्ट्राडिक्शन, ठीक है, इसके रिलेटेड न्यूज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रिफ्यूज़ किया है बिल, ठीक है, जो बनाई मतलब लाई थी बाय द लॉयर ऑफ अ फ्यूजिटिव बिजनेसमैन Vijay Mallya to discharge him from the case and gave the union government 6 weeks to file a status report on the progress made in extraditing him from the United Kingdom, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब जो पिल फाइल की थी विजय माल्या ने, ठीक है, इतना बड़ा उन्होंने फ्रॉड करके वो फॉरेन में चले गए, ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो बिल है उन्होंने फाइल की थी, ठीक है, जो उस पर जो काफ़ी जो केसेस लगे थे उसके रिलेटेड, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया गया है, ठीक है। एक बैकग्राउंड देखा जाए तो इंडिया हैज़ बीन प्रेस द यूके टू एक्सट्राडिट माल्या आफ्टर ही लॉस्ट हिज अपील इन द ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट इन मे अगेंस्ट हिज एक्सट्राडिक्शन टू इंडिया टू फेस अ मनी लॉन्ड्रिंग एंड अ फ्रॉड चार्जेस, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक्स्ट्राडिक्शन क्या होता है वो बता देती हूँ, उसके बाद ये पॉइंट डिस्कस करती हूँ, ठीक है। एक्स्ट्राडिक्शन, ठीक है, ये डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट थ्रू, ठीक है। एक्स्ट्राडिक्शन इज अ डिलीवरी ऑफ अ पार्ट ऑफ अ वन स्टेट, sorry, extradition is a delivery on the part of one state to another of whom it is desired to deal with for crime of which they have been accused or convicted and are justiciable in the court of other स्टेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्राडिक्शन, ठीक है। एक्स्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, इट इज़ अ डिलीवरी ऑन द पार्ट ऑफ वन स्टेट, ठीक है, एक स्टेट दूसरे स्टेट को मतलब, ठीक है, एक स्टेट हो, ठीक है, वो दूसरे स्टेट पे जो है, ठीक है, टू द अनदर स्टेट ऑफ whom it is desired to deal with the crime, ठीक है, टू डील द particular crime, ठीक है, which has been accused or convicted and are justiciable in the court of a other state। तो ये हो गया एक्स्ट्राडिशन, ठीक है। यहाँ पे क्या मेंशन है कि इंडिया ने हैज़ बीन प्रेस द यूके टू एक्स्ट्राडिट मालिया को, ठीक है, जो विजय माल्या है उसको एक्स्ट्राडिट करने के लिए, ठीक है। उन्होंने उनका जो केस था वो जो मालिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटिश में लिया था, अपील किया था, उसको मालिया लॉस्ट कर चुका है मे में ही, ठीक है, अगेंस्ट हिज एक्स्ट्राडिक्शन। कौन से केस रिलेटेड, जो इंडिया में उन्होंने फेस किया है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड फ्रॉड चार्जेस उस पर लगे थे वहाँ पे, ठीक है, उसके रिलेटेड। हाउएवर द यूके गवर्नमेंट हैज इंडिकेटेड दैट मालिया इज अनलाइकली टू बी एक्स्ट्राडिट टू इंडिया एनी टाइम सून, saying that there is a legal issues that need to be resolved before his extradition can be arranged, ठीक है। हाउ व्हेन डिड इट इनिशिएट, अब एक्स्ट्राडिशन कब इनिशिएट होता है, extradition request for an accused can be initiated in the case of under investigation, under trial and a convicted criminal, ठीक है। सिर्फ इसी तीनों स्टेजेस में ही एक्स्ट्राडिक्शन की रिक्वेस्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। इन द केस अंडर इन्वेस्टिगेशन एविडेंस प्रिकॉशंस हैव टू बी एक्सरसाइज बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, ठीक है। अंडर इन्वेस्टिगेशन जो केसेस होते हैं उसमें काफ़ी सारे जो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, अभी, ठीक है, प्रीमा फेसा एविडेंस, ठीक है। ऑब्वियसली प्रीमा फेसा मतलब क्या होता है कि बेस्ड ऑन व्हाट अपीयर टू बी ट्रू एट फर्स्ट इवन दो इट माइट बी प्रूफ फॉल्स लेटर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रीमा फेसा, ठीक है। इस प्रीमा फेसा एविडेंस के बेसिस पे, ठीक है, जो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, दो एलिगेशंस सॉरी दो प्रीमा फेसा के एविडेंस के बेस पे जो एलिगेशंस है उसको सस्टेन करना एक ये हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है, बहुत सारी जो प्रिकॉशंस है उसको अंडरगो करना पड़ता है इन द अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केसेस, ठीक है। व्हाट इज अ लेजिस्लेटिव बेस फॉर एक्स्ट्राडिक्शन इन इंडिया, 1962 का एक एक्ट है एक्स्ट्राडिशन एक्ट जो प्रोवाइड करता है इंडियन लेजिस्लेचर को, ठीक है, बेस्ट फॉर एक्स्ट्राडिशन। इट कंसोलिडेट द लॉ रिलेटेड टू द एक्स्ट्राडिक्शन ऑफ अ क्रिमिनल फ्यूजिटिव, ठीक है। फ्यूजिटिव मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज रनिंग अवे और एक्सेप्टिंग फ्रॉम अ पुलिस, ठीक है, मोस्टली फ्रॉम अ पुलिस, ठीक है, जो मतलब भागता है, ठीक है, पुलिस के थ्रू, मतलब पुलिस से भागता है, ठीक है, जो भी उन्हें क्राइम किया हो तो ऑब्वियसली जो उसको सजा है उससे वो भागता है, ठीक है, फ्यूजिटिव, ठीक है, जो भी उसने क्राइम किया हो फ्यूजिटिव फ्रॉम इंडिया टू द फॉरेन स्टेट, ठीक है। इंडियन एक्स्ट्राडिक्शन एक्ट 1962 जो मॉडिफाई किया था वॉज मॉडिफाई सब्सटेंशियली 1933 के एक्ट को।
हु इज़ अ नोडल अथॉरिटी, कौन है जो हैंडल करती है एक्स्ट्राडिक्शन रिलेटेड, ठीक है, मैटर, द कंसुलर पासपोर्ट एंड अ वीज़ा डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ अ सेंट्रल नोडल और अथॉरिटी जो एडमिनिस्टर करती है जो भी प्रोसीडिंग होती है एक्स्ट्राडिक्शन रिलेटेड, ठीक है। द लीग ऑफेंडर में नॉट बी एक्स्ट्राडिट टू द रिक्वेस्टिंग स्टेट इन द फॉलोइंग केस, ठीक है, जो भी जिस भी ऑफेंडर होता है, ठीक है, उसके रिलेटेड दे शुड नॉट हैव एनी एक्स्ट्राडिक्शन ऑफ द रिक्वेस्टिंग स्टेट इन द फॉलोइंग केसेस। कौन से केसेस है? सबसे पहला है कि नो थ्रेट, ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ अ थ्रेट, कोई भी मतलब सॉरी नो ट्रीटी, इन अब्सेंस ऑफ अ ट्रीटी स्टेट आर नॉट ऑब्लिगेट टू एक्स्ट्राडिट द एलियन और द नेशनल, ठीक है, मतलब किसी दो स्टेट के बीच में अगर कुछ ट्रीटी ना हो इसके रिलेटेड, तो जो ये स्टेट को इस स्टेट के जो है, ठीक है, मतलब दे स्टेट आर नॉट ऑब्लिगेटरी टू एक्स्ट्राडिट एनी पर्सन, ठीक है, फ्रॉम दिस स्टेट, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रीटी ना हो तो। No treaty crime. Extradition is generally limited to the crime identified in the treaty, which may vary in the relation of one state from another as provided in the treaty. Military and the political offense related भी, ठीक है, extradition may be denied for the purely military and political offenses, ठीक है, military और political offenses related जो है उसके बिहाफ में जो भी होते हैं, ठीक है, ऑफेंसेस होते हैं, तो उसको जो है उसके बिहाफ में जो है उसके केस में जो एक्स्ट्राडिक्शन है उसको डिनाई हो सकता है, ठीक है। टेररिस्ट ऑफेंस जो है एंड द वायलेट क्राइम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ एक्स्ट्राडिशन, टीटी। वांट ऑफ ड्यूअल क्रिमिनलिटी, ठीक है, ड्यूअल क्रिमिनलिटी एग्जिस्ट व्हेन कंडक्ट कंसिडरेशन the offense amount to the criminal offense in the both India and the foreign country and procedural consideration, ठीक है, इसमें क्या है, extradition may be denied when the due proceeding as required by the Extradition Act 1962 is not follow। इस तरीके से कुछ points यहाँ पे mentions हैं, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। GS3 पेपर की न्यूज़ है, पोल्यूशन रिलेटेड इशू है, स्पाइक इन अमोनिया लेवल इन यमुना, ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है, अमोनिया का लेवल राइज हुआ है, ठीक है, यमुना रिवर में, ठीक है, एंड इट इज़ फ्लोइंग इनटू दिल्ली फ्रॉम हरियाणा, एंड देखा जाए तो नियरली 3 parts per million ऑन थर्सडे, ऑलमोस्ट 6 times मोर देन द एक्सपेक्टेड लिमिट ऑफ अ 0.5 ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, इतने इससे मतलब 3 parts per million जो है अमोनिया का जो कंटेंट है वो रीच हुआ है यमुना रिवर पे जो फ्लो होती है इनटू दिल्ली फ्रॉम अ हरियाणा। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, मतलब लिमिट कितनी होनी चाहिए, जो लिमिट होती है, ठीक है, अमोनिया की किसी भी ड्रिंकिंग वाटर में एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वो 0.5 ppm होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ अमोनिया एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट, अमोनिया क्या है और उसके इफेक्ट क्या होते हैं। अमोनिया देखा जाए तो कलरलेस गैस होती है and it used as an industrial chemical in the production of a fertilizer, plastic, synthesis fiber, dyes and other product, ठीक है, इन सारे सेक्टर्स में इसका यूज़ होता है, ठीक है। कलरलेस गैस है, ये कंसिस्ट करती है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की, इट इज और उसकी जो एक्वियस फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जो अमोनिया है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड उसकी जो स्मेल है पंजेंट स्मेल होती है। ऑकरेंस देखा जाए, ठीक है, अमोनिया ऑकर नेचुरली इन द इन्वायरमेंट फ्रॉम बेकिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, जब ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है उसके बाद जो है अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, वो लाइटर होती है देन द एयर, ठीक है। कंटेमिनेशन रिलेटेड दिया है पॉइंट, ठीक है, इट मे फाइंड it way to the ground and the surface water through the industrial influent or the contaminated by the sewage, ठीक है, वो ग्राउंड के अंदर भी जा सकते हैं एंड द सरफेस वाटर, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के वजह से, ठीक है, जो भी कंटेमिनेशन होता है, ठीक है, तो ग्राउंड के लेवल तक भी जा सकती है, ऐसा भी बताया है, ठीक है। इट्स कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज अबाउट 1 ठीक है, अगर कंसनट्रेशन अमोनिया का 1 parts per million भी हुआ तो वो टॉक्सिक हो सकता है फिशेस के लिए, ठीक है। इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है, इंसानों का केस में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इंजेक्शन ऑफ अ वाटर विच हैविंग द अमोनिया लेवल ऑफ अ 1 ppm और अबव इट मे कॉज डैमेज टू द इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, इंसानों में इंटरनल ऑर्गन में भी डैमेज हो सकता है अगर अमोनिया का लेवल 1 ppm से ज़्यादा हो पानी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी जो है यमुना रिवर में इतना 3 ppm तक जो है पानी बढ़ चुका है, ठीक है, अमोनिया का जो लेवल है वहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। हाउ डज इट एंटर द अमोनिया सॉरी यमुना, द मोस्ट लाइकली सोर्स जो है यमुना को कंटेमिनेट होने का, ठीक है, अमोनिया कंटेंट होने का, तो वो है
इन्फ्लुएंस बाय द डाई यूनिट्स, ठीक है, डाई यूनिट्स की वजह से डाइस्टिलाइजर एंड अदर फैक्ट्री इन पानीपत सोनीपत डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, ठीक है, इसका जो सीवेज आता है उसके वजह से, सीवेज फ्रॉम द अनसीवर कॉलोनी इन द स्टेट ऑफ द रिवर, ठीक है, रिवेज के यहाँ पे जो जितनी भी कॉलोनी है उसका सीवेज, और उसके साथ साथ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, हरियाणा स्टेट के सोनीपत और पानीपत जो है वहाँ के फैक्ट्रीज के वजह से भी यहाँ पे जो पानी आया है, मतलब जो यमुना का पानी है उसमें अमोनिया का कंटेंट बढ़ गया है। अभी हमें सबसे ज़्यादा नीड क्या है इसको डील करने के लिए, तो सबसे पहला है जितने भी गाइडलाइंस हैं, ठीक है, अगेंस्ट द डंपिंग हार्मफुल वेस्ट उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें। सेकेंड है हमको इंश्योर करना चाहिए, मेकिंग इंश्योर कि अनट्रीटेड सीवेज जो है वही पानी में एंटर हो। एंड थर्ड है मेंटेन अ सस्टेनेबल मिनिमम फ्लो, कॉल एज ecological flow. This is the minimum amount of water that should flow throughout the river at all time to sustain underwater and estuaries ecosystem and human livelihood and for the self regulation, ठीक है। तो इकोलॉजिकल फ्लो जो है मतलब कितना अमाउंट ऑफ पानी जो है फ्लो होना चाहिए उसको भी प्रॉपर ये उस पर भी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, वो भी सस्टेनेबली मैनेज करना चाहिए, ठीक है। ये भी 3 पॉइंट है जो हम मेजर नीड उसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब इन चैलेंजेस क्या है, ठीक है, सबसे पहले देखा जाए कि दिल्ली कंप्लीटली डिपेंड करता है हरियाणा पे, ठीक है, फॉर इट्स वाटर, ठीक है, 70% जो है वाटर नीड हरियाणा पे डिपेंड करता है। हरियाणा जो है, हरियाणा इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्विंग इन एग्रीकल्चर, ठीक है, इसलिए पानी जो है ऑब्वियसली हरियाणा के पीपल को भी लगता है, और दिल्ली तो कम्प्लीटली ही डिपेंड, मतलब 70% जो डिपेंडेंट है हरियाणा पे, ठीक है। बोथ स्टेट हैज़ आर्ग्यू ओवर मेंटेनिंग 30 क्यूबिक दैट इज क्यूबिक मतलब क्यूबिक मीटर पर सेकेंड फ्लो इन यमुना एट ऑल द टाइम, ठीक है। तो दोनों स्टेट ने ऐसे आर्ग्यू किया है कि इतना पानी जो है वो हमेशा ही वो मेंटेन करते हैं, दैट इज 10 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोथ स्टेट हैज़ अप्रोच द कोर्ट सेवरल टाइम, दोनों स्टेट ने काफ़ी बार स्टेट के पास कोर्ट के पास गए हैं, ठीक है, कि इक्विटेबल शेयर होना चाहिए पानी का उसके रिलेटेड, ठीक है। The lack of a minimum ecological flow also means accumulation of other pollutant, ठीक है, इकोलॉजिकल फ्लो है, ठीक है, उसका भी लैक है, ठीक है, मिनिमम है, उसके साथ साथ accumulation of other pollutant उसके रिलेटेड। आफ्टर वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिवर फॉर ट्रीटमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली what flow is most untreated sewage and refuse reuse from the home run off from the storm water drain and influent फ्रॉम अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इस तरीके से हमें इतने सारे जो चैलेंजेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने न्यूज़ कवर कर ली। फैक्ट रिलेटेड प्रीलिम्स हैं। सबसे पहले है सैटेलाइट टू डिटेक्ट द ड्रग कल्टिवेशन इन उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने उन्होंने प्रपोज टू हेल्प द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को हेल्प करेंगे बाय डिटेक्टिंग इलिसिट हेम्प, ठीक है, एक कैनबिस का वो वेराइटी है, ठीक है, उसके कल्टीवेशन को डिटेक्ट करेंगे बाय यूजिंग द रिमोट सेंसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो रहेगा अपार्ट इट इज़ डेवलपिंग अ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप होगा इन द फील्ड फॉर फील्ड लेवल ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। उड़ीसा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर उन्होंने प्रपोज किया है कि वो क्रिएट करेंगे ऐसा मैकेनिज्म फॉर द सिटीजन रिपोर्टिंग by which the people can take images and a video of illegal cultivation जो होगा, ठीक है, कैनबिस का, ठीक है। एक मतलब ये जो है ये इनलीगल कैनबिस मतलब एक वेराइटी है कैनबिस की, ठीक है। नीड क्यों आया, ठीक है, उड़ीसा इज़ वन ऑफ द लीडिंग कैनबिस प्रोड्यूसर, ठीक है, कैनबिस का प्रोड्यूसिंग में उड़ीसा लीडिंग है, ठीक है। दो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रेड्स वगैरह किए हैं, ठीक है, कि कहाँ पे कल्टिवेशन होता है, और ये जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा जो हेल्प होगा टू रेस्ट्रिक्ट द कल्टिवेशन ऑफ कैनबिस इन द उड़ीसा state. Next is Kerala PSC to implement 10% quota for poor in a general category, ठीक है। केरला पब्लिक सर्विस कमीशन विल इम्प्लीमेंट, उन्हें वो इम्प्लीमेंट करने वाले 10% रिजर्वेशन कोटा इन द गवर्नमेंट जॉब फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। ऑन October 23 द स्टेट कैबिनेट इज गोइंग टू गिव अ नोट फॉर दिस कोटा, ठीक है, वो मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाले हैं इस कोटा के लिए, ठीक है। 10% कोटा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है वो, ठीक है। दिस इज अ लाइन विद द सेंटर डिसीजन टू प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द 103 अमेंडमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में मेंशन है, ठीक है, ठीक है। हम जैसे जानते हैं कि 50% जो रिजर्वेशन कोटा है उसको
अफेक्ट बिना करते हुए, ठीक है, उसको इफेक्ट ना होने के लिए, ठीक है, एक सीलिंग लिमिट है कि 50% जो रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए उसको बिना अफेक्ट करते हुए आप जो है, ठीक है, स्टेट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कुछ प्रोविजन रिलेटेड टू रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये जो लाने वाले हैं केरला स्टेट में, वो भी विदाउट अफेक्टिंग द 50% रिजर्वेशन, ठीक है, जो प्रोवाइड किया जाता है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। त्रवणकोर टॉर्टाइज, ठीक है, इसके रिलेटेड न्यूज़ है। इट इज़ अ लार्ज फॉरेस्ट टॉर्टाइज है जो इट इज़ ग्रोइंग अप टू 330 मिलीमीटर इन द लेंथ। ठीक है, स्टेटस देखा जाए आईयूसीएन का, रेड लिस्ट में आता है। वनरेबल इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल फोर्थ में मेंशन है। डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए वो ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है वेस्टर्न घाट्स में इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका है ना, तमिलनाडु। नेक्स्ट इज मिशन सागर। मिशन सागर जो है, ठीक है, मिशन सागर 2, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मिशन सागर 2 इंडियन नेवल शिप अरावत, ठीक है, वो डिलीवर करने वाले फूड एड टू सूडान, साउथ सूडान एंड जिबूती है ना, इटनी, ठीक है, इन प्लेसेस को। मिशन सागर 2 जो है वो फॉलो है आफ्टर द फर्स्ट मिशन, ठीक है, मिशन सागर पहला था, उसके बाद अभी ये जो नेक्स्ट है मिशन सागर 2 जी के अंडरगो करने वाला है मई टू जून 2020, वेयर द इंडिया विल रीच आउट द मालदीव, मॉरिशियस। ठीक है, मिशन सागर इस इन प्लेसेस में गया और मिशन सागर 2 जो है फूड एड प्रोवाइड करने वाले इन सारे प्लेसेस में। मिशन सागर 2 का तो मैंने बता दिया। अभी मिशन सागर कहाँ पे रीच हुआ, मालदीव, मॉरिशियस, शेचिली, मदागास्कर, कोमोरस में। ठीक है, उन्होंने प्रोवाइड किया फूड एंड द मेडिसिन। महारानी जिंदन कौर, ठीक है, शी वॉज द यंगेस्ट वुमेन ऑफ अ महाराजा रंजीत सिंह, सॉरी यंगेस्ट वाइफ ऑफ अ महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, शी वॉज अ मदर ऑफ अ महाराजा दुलीप सिंह, ठीक है, एंड द लास्ट रूलर ऑफ अ एम्पायर हु हैज रेस्ड बाय द ब्रिटिश, एंड शी लेड अ स्पिरिट resistance to the enforcement of a British into the Punjab but was eventually forced to surrender। ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा वर्क किया है। ठीक है, एंड ही शी वॉज इवेंचुअली फोर्स टू सरेंडर। ठीक है, मतलब खुद से तो नहीं कर रहे थे वो सरेंडर, पर इवेंचुअली शी वॉज फोर्स टू सरेंडर। एंड वाई इट इज न्यूज़ में क्यों था, इन द न्यूज़ फॉर द ऑप्शन ऑफ सम ऑफ द ज्वेलरी, ठीक है, उनके कुछ ज्वेलरी जो थे एट अ बोनामस इस्लामिक एंड इंडियन आर्ट सेल इन लंडन अर्लियर दिस वीक। ठीक है, ऑक्शन हुआ था इसलिए वो जो थे न्यूज़ में थे। ठीक है, इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज सेक्शन। हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। वेट फॉर द न्यू अपडेट। थैंक यू।